हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का टॉपर्स प्राइम चैनल में। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे DSSB टीजीटी जनरल पेपर के बारे में। टीजीटी का जिसका भी एग्जाम होना है, चाहे वो मैथ है, टीजीटी मैथ है, टीजीटी हिंदी है, टीजीटी इंग्लिश है, सोशल साइंस है, नेचुरल साइंस है, मतलब जिसका भी एग्जाम होना है टीजीटी में का, उन सभी के बारे में जो है हम बात करेंगे जनरल पेपर की, क्योंकि इन सभी एग्जाम में जो जनरल पेपर का फॉर्मेट है वो सेम है। ठीक है, पैटर्न वो बिल्कुल सेम है। और अभी टीजीटी के कुछ एग्जाम हो चुके हैं, तो उनके बेस पर आपका एग्जाम कैसा हो सकता है वो हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या पढ़ना है आपको और क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट जो है सभी का अच्छा होता ही है। अगर कहीं पर बात अटकती है तो वो है जनरल पेपर, जहां पे थोड़ा सा कमजोर हो जाती हैं चीजें, क्योंकि सब अपने सब्जेक्ट्स में फिर भी सही होते हैं, लेकिन जनरल पेपर में कुछ चीजें हमें नहीं आती, किसी को मैथ नहीं आता, किसी को हिंदी नहीं आती है, तो वो प्रॉब्लम आती है। तो वो चीजें हम जो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अगर आप इन सभी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी एग्जाम की, मतलब जो भी बच्चा नेचुरल साइंस की कर रहा है, मैथ है, इंग्लिश है, अगर इन सब के लिए आप मॉक टेस्ट खरीदना चाहते हैं तो परीक्षा ऐप पर जो है मॉक टेस्ट अवेलेबल है। और ये कंप्लीट 200 का ये मॉक टेस्ट है, जिसमें आपका सब्जेक्ट भी होगा 100 मार्क्स का, और सब्जेक्ट इसके अलावा जनरल पेपर भी होगा 100 मार्क्स का। मतलब जिस तरीके का पेपर आपको देखने को मिलेगा, बिल्कुल उसी के बेस पर जो है ये बनाया गया है मॉक टेस्ट। तो आप परीक्षा ऐप से जो है इन मॉक टेस्ट को ले सकते हैं। इन मॉक टेस्ट को खरीदने के लिए आप हमारा टॉपर्स 50 कोड यूज कर सकते हैं, जिसपे आपको 50% का ऑफ जो है मिल जाएगा। ठीक है, अब चलिए, अब बात आती है जनरल पेपर की। तो अभी जो टीजीटी के एग्जाम हुए अगस्त में, उनके बेस पर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे रीजनिंग। तो मैंने एनालिसिस भी डाला था और पेपर भी डाले हैं कि रीजनिंग किस तरीके की पूछी गई थी। रीजनिंग जो थी वो टाइम कंज्यूमिंग थी। 15 से 16 क्वेश्चन आप इजीली इसमें अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन 3 से 4 हैं जिसमें आपको टाइम कंज्यूम होता है। अब वो जो 3 से 4 क्वेश्चन टाइम कंज्यूम कर रहे हैं, उनको कैसे किया जाए? तो इसके लिए आप जितने भी पेपर हुए हैं अभी अगस्त में, 9 से 10 पेपर हुए हैं, उन सभी को सॉल्व करके देखिए। उसमें क्या होगा, बिल्कुल उसी पैटर्न पे आपका जनरल पेपर मिलेगा, उसी पैटर्न पे आपकी रीजनिंग मिलेगी। तो आपको आइडिया होगा कि ये क्वेश्चन इस तरीके से होगा। ठीक है, तो वो 20 के 20 जब आप क्वेश्चन करके देखेंगे तो आपको लॉजिक का पता चलेगा। और आप खुद जब उन क्वेश्चंस को करके देखेंगे तो आप देखेंगे कि एक शिफ्ट में जो लॉजिक यूज हुआ है, दूसरी शिफ्ट में भी वही लॉजिक यूज किया गया है। ठीक है, कुछ अलग यूज नहीं किया गया, सेम लॉजिक यूज किए गए हैं रीजनिंग में। ठीक है, तो आप जो है उन क्वेश्चंस की अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आप इजीली इसमें 19 मार्क्स जो है ला सकते हैं। ठीक है, और आपका जो टाइम कंज्यूमिंग की प्रॉब्लम है वो प्रैक्टिस से ही आपकी दूर होगी, और आप रीजनिंग को जो है बहुत कम टाइम में कर पाएंगे। सॉल्यूशन जो है रीजनिंग का, वो भी आपको जो है वीडियो अलग अलग मिल जाएगी। रीजनिंग जिसमें हम करेंगे, मैथ करेंगे, वो सारे आपको अलग अलग मैं प्रोवाइड करवाऊंगी कि क्या सॉल्यूशन होने वाला है उनका। तो 1-2 पेपर जो है आप खुद से भी करके देखिएगा कि आप जो है 20 क्वेश्चन कितनी देर में सोल्व कर पाते हैं। तो रीजनिंग बिल्कुल वही आपको पढ़नी है, कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है रीजनिंग के लिए। सिर्फ आप उन 9 से 10 पेपर की रीजनिंग को कर लीजिए, आपकी रीजनिंग हो जाएगी। इसके अलावा कुछ और पढ़ने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, रीजनिंग के बाद बात आती है मैथ की। मैथ में भी वही कि मैथ के क्वेश्चन टाइम कंज्यूमिंग है। देखिए, डीआई के जो क्वेश्चन है, हर एक शिफ्ट में 3 क्वेश्चन जो है डीआई से पूछे जा रहे हैं, लेकिन इन 3 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? 9 क्वेश्चन जो है डीआई के पूछे जा रहे हैं। और ये लेकिन टाइम कंज्यूमिंग है, बट ये क्वेश्चन बहुत इजी हैं। क्वेश्चन सिर्फ जमा और घटा पे डिपेंड करते हैं, बाकी कुछ नहीं था डीआई में। बट प्रॉब्लम क्या है कि उन जमा घटा को करने में ही हमारे कम से कम एक ही क्वेश्चन में 5 मिनट जो है निकल जा रहे हैं। तो आप मैथ की प्रैक्टिस कीजिए ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को। सॉल्यूशन जो है उन सभी का आपको जल्दी जो है वीडियो आपको मिल जाएगी कि कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे और उनको कैसे सोल्व करना था, ताकि आपको जो है एक वो मिल सके कि हाँ भाई इन क्वेश्चंस को ऐसे सोल्व करना है। ठीक है, तो रीजनिंग और मैथ आप वहां से कीजिए। जैसे आप कोई क्वेश्चन कर रहे हैं और अगर आपको वो नहीं आ रहा है उस तरीके की, अगर आप क्वेश्चन सीखना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने आपको करवाया हुआ है DSSB क्रैश कोर्स। पूरा मैथ हमने बिल्कुल पूरा किया हुआ है उसमें, तो आप उस टॉपिक को जाके देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन एसआई और सीआई से है, तो एसआई और सीआई का लेक्चर देख लीजिए अगर आपको नहीं आ रहा है। ठीक है, बाकी अगर आपको आ रहा है तो फिर तो DSSB कोर्स में जाके देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, सिर्फ आप उस क्वेश्चन को कर लेंगे, आपको तरीका पता चल जाएगा। ठीक है, तो जो टॉपिक आपको कमजोर लगे कि हाँ ये टॉपिक पेपर में आ रहा है और मुझसे नहीं हो रहे हैं क्वेश्चन, आप उसको जाकर मैथ को देख सकते हो और मैथ की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, वहां पर आप जो है टाइम को अच्छे से फिर मैनेज कर पाएंगे। ठीक है,
ये बात होगी रीजनिंग और मैथ की, ये दो सब्जेक्ट ऐसे जो टाइम कंज्यूमिंग है। ओके, उसके बाद बात करूं मैं हिंदी और इंग्लिश। हिंदी बिल्कुल इजी पूछी जा रही है, ऐसा कुछ नहीं है जो आपको ना आता होगा। इंग्लिश बहुत इजी पूछी जा रही है। हिंदी में देखिए मेनली दो क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ किससे पूछे जा रहे हैं, विराम चिन्ह से पूछे जा रहे हैं। विराम चिन्ह की विस्मयादिबोधक चिन्ह कहां लगेगा, योजक चिन्ह कहां लगेगा, पूर्ण विराम कहां आएगा, अर्ध विराम कहां आएगा, लघु विराम कहां पे लगेगा। तो वो सेंटेंस देंगे आपको, हमें जस्ट उसमें विराम चिन्ह बताना है कि विराम चिन्ह कौन सा यूज हो सकता है उस सेंटेंस में। इसके अलावा एक वाक्य पूछा जा रहा है कि संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, सरल वाक्य उसमें बताना है, और ज्यादातर में संयुक्त वाक्य ही जो है पूछा गया है। फिर उपसर्ग पूछ सकते हैं आपसे, वैसे पूछा नहीं गया था, एक तो शिफ्ट में पूछा भी गया वो प्रत्यय। इसके अलावा समास जो है ये देखने को मिला। तो हिंदी की मैं बात करूं तो ओवरऑल इजी थी हिंदी, ठीक है। 15 से 16 वही आप कर सकते हैं अगर जिसको आती है, अदरवाइज करने वाला 19-20 क्वेश्चन भी जो है इसमें कर सकता है इजीली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंग्लिश भी बिल्कुल एज इट इज है, पैसेज दोनों में ही 5-5 मार्क्स का पूछा जा रहा है, ठीक। तो जो जो टॉपिक आपको हिंदी में मिले, जैसे अभी 10 शिफ्ट हुई हैं, तो 10 शिफ्ट में जो जो टॉपिक आपको मिलता जाए, जैसे विराम चिन्ह का मिल गया तो उसको जल्दी से रिवाइज कर लीजिए, वाक्य का मिल गया उसको रिवाइज कर लीजिए। एक एक दिन भी अगर आप अपने एक एक सब्जेक्ट पे लगाएंगे आप इजीली कर पाएंगे। देखिए हिंदी में अगर आप अपना एक दिन दे रहे हैं, एक टॉपिक उठाइए, मतलब जितने टॉपिक वहां से बन रहे हैं, ये भी कर सकते हैं आपकी एक पूरी लिस्ट बना सकते हैं कि विराम चिन्ह पूछा गया है, वाक्य पूछा गया है, और उस पूरे एक दिन में उन सभी सब्जेक्ट्स को मतलब सभी टॉपिक्स को आप जो है कवर करके अपनी तैयारी को कर सकते हैं, ठीक है। इससे आपका जो है कोई जो टॉपिक है वो छूटेगा भी नहीं अगर आप उसको लिख के करेंगे, एंड जैसे ही आप उसको करते जाएं टिक करते जाइएगा कि ये आपका हो गया, ये आपका हो गया। इंग्लिश में अगर हम बात करें तो इंग्लिश में पैसेज हो गया, ईडियम फ्रेज 2 से 3 ईडियम फ्रेज पूछे जा रहे हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन 1 या 2 पूछा जा रहा है, एंटीनम्स हो गए, सिनोनिम हो गए, ये 2-2 पूछे जाएंगे, ठीक है। 2 नंबर फिर अरेंजमेंट आएगी, जो सेंटेंस है उनको अरेंज करना आएगा, ठीक है। 2 जो भी मिस स्पेल्ड है वो होंगे, ठीक। तो बस यही पूछा जा रहा है। 1-2 में फिर एरर फाइंड आउट करना आपको देंगे, या फिर 1-2 फिल इन द ब्लैंक्स देंगे। इजी ही है इंग्लिश का, ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं इंग्लिश में। तो हिंदी इंग्लिश ओवरऑल हमारी इजी आ रही है, लेकिन जिसपे आपको फोकस करना है वो सिर्फ आपका रीजनिंग और मैथ है, ठीक है। फर्स्ट पेपर आपका ऐसा है जहां पे आप ज्यादा से ज्यादा नंबर ले सकते हैं, क्योंकि यहां पर क्या है ना, आपको पता होगा कि रीजनिंग में है जो आंसर निकलेगा ऑब्वियस है वो कहां पर होगा, ऑप्शन में। अगर आपका आंसर वो नहीं निकल रहा है, मतलब जो ऑप्शन में है वो नहीं है, तो ऑब्वियस आपको पता होगा कि ये क्वेश्चन मेरा गलत है, ठीक है। तो ये फायदा है फर्स्ट पेपर का, जहां पे आप रीजनिंग और मैथ में पूरे के पूरे नंबर ले सकते हैं, जहां पे आपके मार्क्स कटने के चांसेस कम होते हैं, ठीक। तो उनको कर लीजिएगा। एक और चीज रीजनिंग में पूछी जा रही है सिलोइज्म। सिलोइज्म के 2 से 2 क्वेश्चन तो पूछे जा रहे हैं और बहुत इजी क्वेश्चन आ रही है, और सिलोइज्म के सिर्फ जो इन 10 शिफ्टों में 2-2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 20 क्वेश्चन हो गए ना, तो सिर्फ इनको कर लेंगे, सिलोइज्म आपका कवर है। इसके अलावा आपको सिलोइज्म में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपके सारे क्वेश्चन जो है ठीक हो जाएंगे, ठीक है। बाकी आपको सोल्यूशन रीजनिंग का जल्दी ही मिल जाएगा, आप उसमें से देखिएगा कि किस तरीके से उन क्वेश्चंस को सोल्व किया जाना है और कम टाइम में कैसे कर सकते हैं आप उनको, ओके। और वीडियो देखने के बाद जो है फिर आप खुद से एक पेपर उठाइए। पेपर का लिंक हमने शेयर किया हुआ है आपके साथ, टेलीग्राम पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर भी लिंक है, तो वहां से आप ले सकते हैं पेपर। तो आप जो है कंप्लीट फिर करके देखिएगा कितना टाइम आपको लगता है। और इसके अलावा फिर मॉक टेस्ट तो है ही, मॉक टेस्ट भी बिल्कुल उसी पैटर्न पर है जिस तरीके का पेपर जो है टीजीटी में पूछा जा रहा है, ओके। हिंदी हो गया। अब बात आती है जनरल अवेयरनेस की, मेनली जिसका वेट रहता है बच्चों को कि जनरल अवेयरनेस में क्या पढ़े, क्योंकि अभी बच्चों का प्रॉब्लम ये भी है कि जनरल अवेयरनेस में हम क्या पढ़े पता ही नहीं चल रहा कि कहां से क्या पूछा जा रहा है, ठीक है। तो देखिए एक और चीज जनरल अवेयरनेस में नोट कीजिएगा कि एक ही क्वेश्चन में 2-2, 3-3 क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिल रहे हैं। एक ही क्वेश्चन में 2 से 3-3 क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिल रहे हैं, मतलब उसमें आपको बताना कि कौन सा इनमें से सत्य है कौन सा असत्य है, ये वाली चीज जो है इसमें पूछी जा रही है। तो वही आप कह सकते हैं जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन 20 आने हैं, लेकिन आपको करने कितने हैं, 30 से 35 क्वेश्चन आपको सोल्व करके बताने हैं, ठीक है। ये वाली चीज है। अब देखिए जनरल अवेयरनेस की अगर मैं बात करूं, मैंने जितने अभी 10 पेपर जो देखे हैं, टीजीटी कंप्यूटर साइंस हुआ या टीजीटी पी जो फिजिकल एजुकेशन टीचर का पेपर हुआ, स्पेशल एजुकेटर का है, केयर टेकर का है, उनमें जनरल अवेयरनेस जो पूछी गई उसकी बात करते हैं। सबसे पहले मैं साइंस की बात करूंगी। तो साइंस के 2 क्वेश्चन तो पूछे ही जा रहे हैं हर एक शिफ्ट में, और ये 2 क्वेश्चन कहां से पूछे जा रहे हैं, ये पूछे जा रहे हैं एनसीईआरटी से। और ये एनसीईआरटी आप पढ़ लीजिए, 6 to 8th पढ़ लीजिए या सिर्फ 9th 10th पढ़ लीजिए, सिर्फ इन 2 से जो है पूछा जा रहा है, ठीक है। लेकिन मेरा मानना आप 6 to 8th पढ़िएगा, क्योंकि बेसिक से आप पढ़ेंगे तो आप
इजीली उन चीजों को समझ पाएंगे। ठीक है, तो एनसीईआरटी से जो है साइंस के क्वेश्चन आ रहे हैं, कुछ ऐसा नहीं आ रहा कि साइंस के बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन जो है साइंस के आ रहे हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं हिस्ट्री की। हिस्ट्री भी जो है 6th to 8th ही पूछी जा रही है, 9th 10th नहीं पूछी जा रही, 6th to 8th में से ही क्वेश्चन जो है पूछे जा रहे हैं। ओके, तो आप अगर आपके पास टाइम है तो आप वहां से जो है इन चीजों को पढ़ सकते हैं, हिस्ट्री को। साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गया। ज्योग्राफी, अगेन ज्योग्राफी में बात करूं 6th to 8th ही पूछी जा रही है, 6th to 8th भी नहीं, सिर्फ इसमें तो आप 9th 10th कर लीजिए, क्योंकि ज्योग्राफी में जो पूछा जा रहा है वो परत पूछी जा रही है, वायुमंडल की जो परतें हैं वहां से क्वेश्चन आ रहा है, या फिर जो वन हो गए, इसमें भी हाँ वन के लिए आप 6th to 8th पढ़ सकते हैं, क्योंकि वनों का जो सही वर्गीकरण है वो 6th to 8th में आपको बहुत अच्छे से मिलेगा कि कौन सा पेड़ जो है कहां पर पाया जाता है, किस तरीके के वन में पाया जाता है। वो ज्योग्राफी में वो चीजें जो है पूछी जा रही हैं वनों से रिलेटेड। ठीक है, परत हो गया, इसके अलावा वन हो गया। एक नदी तंत्र जो है ना वो पढ़ के जाइए, कौन सी नदी किसकी सहायक नदी है, कहां से कौन सी नदी निकलती है, उद्गम कहां पे है, कितनी लंबी है, ये वाली चीजें जो है ज्योग्राफी में पूछी जा रही हैं। ये 4 से 5 टॉपिक, और ये जितनी भी शिफ्ट हुई है वही 10 शिफ्टों में जो पेपर हुए हैं उन सभी में सिर्फ यहां से क्वेश्चन आए हैं ज्योग्राफी के, इसके अलावा कुछ नहीं आया। हिस्ट्री में जैसे वंश से रिलेटेड आ गया, या फिर राजधानी से रिलेटेड आ गया, ठीक है, या कार्यकाल से रिलेटेड आ गया, वो हिस्ट्री में पूछा जा रहा है। ठीक, तो वही 6th to 8th आप पढ़ सकते हैं उसमें। ज्योग्राफी हो गया। पॉलिटी में कुछ नया नहीं पूछा जा रहा, पॉलिटी में घुमा फिरा के वही अनुच्छेद आ रहा है, संशोधन से क्वेश्चन पूछे गए, भाग से क्वेश्चन पूछे गए। ये इन 3 टॉपिक से क्वेश्चन जो थे पॉलिटी में पूछे गए हैं 10 शिफ्टों में, इसके अलावा इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछा गया पॉलिटी में। ठीक है, तो साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया। ये तो मैंने आपको बता दिया कि आपको ये चीजें पढ़नी है। किसी भी बुक को मत पढ़ने लग जाइए कि मैं ये बुक पढ़ देता हूं, बुक में वैसे भी आप ज्यादा कंफ्यूज ही होंगे। ठीक है, सिर्फ जो टॉपिक जो है आप पेपर में आए हुए हैं उनसे रिलेटेड चीजें पढ़िए, और ये आपको साथ साथ करवाया भी जा रहा है। ओके, सब लास्ट में मैं बता दूंगी कि कहां से आप इन चीजों को पढ़े। देखिए, फिर बात करते हैं स्टैटिक जीके की। स्टैटिक जीके के जो है कम से कम 4 से 5 टॉपिक आप बोल सकते हैं जो हर एक एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं। जैसे स्टैटिक जीके में बात करूं, भारत के जो नोट हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो है बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, करेंसी से रिलेटेड, कि किस नोट के पीछे किसकी तस्वीर है, नोट का साइज क्या है, ये पूछा गया। अभी तक इतना पूछा गया। आगे क्या पूछ सकते हैं नोट में, कि किस नोट में कितनी डेडलाइन है, कि किस नोट में डेडलाइन है या नहीं है, ये पूछा जा सकता है। कितनी लैंग्वेज इसमें यूज हुई है, ये चीजें जो है एग्जाम में पूछी जा सकती है। और जो पूछा गया है वो सिर्फ अभी तक इतना पूछा गया कि किस नोट के पीछे किसका चित्र है और साइज कितना है। ठीक है, तो ये 2 टॉपिक इसमें से पूछे जा चुके हैं और आगे पूछे जा सकते हैं। तो स्टैटिक जीके में हमने नोट का जो है कर लिया है। ओके, एक चीज याद रखिए, स्टैटिक जीके में मैंने आपको जितनी वीडियो करवाई ना वो सारी करके जाइएगा, क्योंकि वहां से क्वेश्चन जो है देखने को मिल रहे हैं। और अभी जैसे मैंने बात की ना आपको, पॉलिटी में अनुच्छेद हो गए या संशोधन हो गए, भाग हो गए, ये भी मैं आपको जो है स्टैटिक जीके में जो है सारी मैं आपको करवा रही हूँ। साथ साथ जो टॉपिक मुझे मिलता जा रहा है और जो हमारा नहीं हुआ है, तो सिर्फ आप स्टैटिक जीके भी करके चली जाइए। जो हिस्ट्री वगैरह मैं आपको बता रही हूँ कि हिस्ट्री में ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, वो भी आप कहां से कर लीजिएगा, स्टैटिक जीके से, क्योंकि वहां पर ही जो है आपको ये सारी चीजें, चाहे वंश हो गए, किसका कार्यकाल कितना रहा, वो सब मैं आपको स्टैटिक जीके में जो है साथ साथ करवाती चल रही हूँ। तो आप उनको भी जो है करते चलिएगा। इसके अलावा स्टैटिक जीके में पर्व पूछे जा रहे हैं कि कौन सा त्योहार कहां पर मनाया जाता है, कौन सा नृत्य कहां का है, वाद्य यंत्र से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो वो चीजें जो है आप वहां से कवर कर सकते हैं, और जो टॉपिक हमारा बचता होगा, जो एग्जाम में आ रहा है, उसको हम जो है साथ साथ कवर कर लेंगे। ठीक है, स्टैटिक जीके। तो स्टैटिक जीके जो है आपको याद, मतलब जो वीडियोस हैं वो आप देखिए स्टैटिक जीके की, और उन टॉपिक्स को कवर कीजिए। इसके अलावा जनरल अवेयरनेस की आपको जो है नेक्स्ट वीडियो जनरल अवेयरनेस की मिल जाएगी। जितने क्वेश्चन हमने किए हुए हैं वो सारे आपको उसमें मिल जाएंगे, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन सा टॉपिक कहां से पूछा गया है। ठीक है, फिर उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी कर सकते हैं। जो टॉपिक आपको लगे कि हाँ भाई ये आपको पढ़ना पड़ेगा, ये आपको नहीं आता है, आप उसको पढ़ लीजिएगा और अपनी तैयारी को कीजिएगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको पूरा ओवरव्यू दे दिया है। इसके अलावा आगे जो आने वाली वीडियोस हैं जनरल पेपर के लिए, वो मैं बता देती हूँ। रीजनिंग आएगी, जितनी भी पेपर में रीजनिंग पूछी गई है वो सारा सॉल्यूशन हम देखेंगे, ताकि आप इजीली उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाए, किसी में कोई प्रॉब्लम ना हो आपको। रीजनिंग के बाद मैथ में जहां जहां से जो चीजें पूछी गई हैं पूरा मैथ कंप्लीट सॉल्व करेंगे। ओके,
हिंदी करेंगे कि कौन कौन सा टॉपिक पूछा गया है, और साथ साथ जो है जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट उस टॉपिक से रिलेटेड होगा वो मैं आपको बताऊंगी। साथ साथ जनरल अवेयरनेस में मैंने रिलेटेड क्वेश्चन भी जो है आपको मतलब जो भी क्वेश्चन होगा उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट्स होंगे वो साथ साथ कर लेंगे। मैं टॉपिक बता दूंगी कि आप ये टॉपिक पढ़ सकते हैं, आप इस तरीके से जनरल अवेयरनेस को कवर कर सकते हैं। फिर जो लास्ट में बचती है वो है, क्या बचता है, इंग्लिश। तो इंग्लिश भी जो है हम देखेंगे 10 के 10 शिफ्टों के जो पेपर हैं उसकी इंग्लिश के कैसे क्वेश्चन जो थे वहां पे पूछे गए थे। ओके, और वहां पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके की ईडीएम फ्रेज पूछे जा रहे हैं या कैसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ रहे हैं। ठीक है, तो ये था टीजीटी जनरल पेपर के लिए सारी चीजें। सिर्फ मैं ये कहूंगी क्योंकि कुछ बच्चों को ये कंफ्यूजन हो रहा है कि इतनी सारी बुक्स हैं, कंफ्यूजन हो रही है कि हम पढ़ें क्या, क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। तो आप कुछ मत पढ़िए, बुक में अगर आप जाएंगे तो जो आता है आपको आप वो भी भूल जाएंगे। सिर्फ आपको DSSB टीजीटी जनरल पेपर उठाने हैं, उनको सोल्व करके देखना है। ओके, और अगर आपको नहीं आता है तो सॉल्यूशन आगे मैं करवाऊंगी ही, वहां से आप देख सकते हैं। सिर्फ उसके अलावा आप कुछ मत पढ़िए। जनरल अवेयरनेस में आप नया पढ़ सकते हैं, जो टॉपिक आपने नहीं कवर किया है वो पढ़ सकते हैं बस। ठीक है, कंप्लीट जनरल अवेयरनेस मत पढ़ लग जाना कि आप कोई भी बुक उठा रहे हैं या एनसीईआरटी दोबारा उठा रहे हैं। नहीं, एनसीईआरटी भी दोबारा उठाने के लिए मैं नहीं बोलूंगी क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि आप एनसीईआरटी दोबारा पढ़ो जाके, लेकिन जो टॉपिक आएंगे उनको आप जरूर पढ़ सकते हैं वहां से। अगर आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ना है तब आप उनको एनसीईआरटी से पढ़ सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज जो है मैं आपको करवाऊंगी ही, वो आपको सारे उसमें हो जाएंगे। ठीक है, तो ये थी स्ट्रेटेजी, मैंने आपको बता दी है। जल्दी जल्दी आपको वीडियो भी जो है मिलनी शुरू हो जाएंगी हर एक टॉपिक से रिलेटेड, ताकि आपको जो है बेनिफिट मिल सके। और बाकी स्टैटिक जीके में जो है मैं कंटिन्यूअस वीडियो बना ही रही हूँ, चाहे वो संविधान की संशोधन है, भाग है, या खेल में कितने खिलाड़ी हैं, कौन सी ट्रॉफी किस खेल में दी जाती है, वहां से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि कौन सी ट्रॉफी किस खेल में दी जाती है, किसमें कितने खिलाड़ी हैं। वो सारी भी चीजें भी जो हम पहले ही कवर कर चुके हैं। या किस नदी के शहर पर किस नदी पर कौन सा शहर बसा है। तो बहुत सारे टॉपिक हम स्टैटिक जीके में ऑलरेडी कर चुके हैं। जो हमारे बचते हैं वो मैं साथ साथ आपको कराती जाऊंगी। ठीक है, तो ये था पूरा एनालिसिस भी आप वो इसको बोल सकते हैं कंप्लीट। तो बस यही है छोटी सी चीज कि आप बुक में मत जाइए, बुक में जितना आप अभी पढ़ेंगे उतना आप भूलेंगे। तो बेटर है आप अपने पेपर की प्रैक्टिस कीजिए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को सोल्व करने की कोशिश कीजिए ताकि पेपर में कोई प्रॉब्लम ना हो और जो वो टाइम मैनेजमेंट की जो समस्या आती है आपको वो ना हो। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लगाइए, इन पेपर को सोल्व करके देखिए, आप इजीली जो है आप अपने टाइम को मैनेज कर पाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।